हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं आपको सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। चलो फिर शुरू करते हैं। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग उसे विल्सन हाउस कहते थे। कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में बनी इस हवेली में कई रहस्य दबे हुए हैं। गांव वाले वहां जाने से डरते थे। शाम ढलते ही कोई उस रास्ते पर भी नहीं निकलता था। 4 दोस्त आरव, आयुषी, कबीर और नेहा कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें अपने प्रोफेसर से हवेली का जिक्र मिला। प्रोफेसर ने चेतावनी भी दी, वहां मत जाना। लोग कहते हैं हवेली में आज भी चीखें गूंजती हैं। लेकिन युवावस्था का जोश डर से बड़ा था। सबने तय किया कि वहीं से असली रिसर्च मिलेगी। शनिवार की रात वे अपनी कार लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना जंगल, टेढ़े मेढ़े पेड़ और बीच बीच में उल्लुओं की आवाज। नेहा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कबीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक हो तुम, ये सब अंधेरे का खेल है। आधे घंटे बाद उनकी कार हवेली के सामने रुकी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन टूट फूट चुकी थी। टूटी खिड़कियों से हवा सनसनाते हुए सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। आरव ने टॉर्च निकाली और कहा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला, एक अजीब बदबूदार हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था, मानो हवेली में समय रुक गया हो। दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श धूल से भरा हुआ था। पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी होकर टंगी थीं, जिनकी आंखें उन्हें घूरती सी लग रही थीं। आयुषी ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों को वो सुनाई दे रहा है? सबने कान लगाकर सुना। हवा की सीटी के बीच जैसे कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही हो। यहां से चले जाते हैं, नेहा ने घबराकर कहा। लेकिन आरव जिद पर था, इतनी दूर आए हैं, अब तो सच्चाई पता करके ही लौटेंगे। चारों ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर गहराई तक बढ़ने लगे। अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखी। सबने एक साथ टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तभी दीवार पर टंगी एक पेंटिंग खुद ब खुद नीचे गिर गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आयुषी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें यहां नहीं होना चाहिए। और तभी हवेली के अंधेरे गलियारे में गूंजी एक लड़की की चीख। चीख सुनते ही चारों दोस्त डर से ठिठक गए। हवेली के हर कोने में वह आवाज गूंज रही थी। नेहा का हाथ कांप रहा था। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये किसकी चीख थी? आयुषी ने कांपते हुए पूछा। कबीर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से भी आवाज भारी होकर निकली। शायद कोई जानवर होगा या हवेली के टूटे हिस्से से हवा टकराई होगी। लेकिन भीतर ही भीतर उसे भी समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी बनी थी, जो पहली नजर में ही डर पैदा कर रही थी। इंसानों के चेहरों जैसी आकृतियां, जिनकी आंखें गुस्से से जलती प्रतीत हो रही थीं। आरव ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और भीतर का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। कमरे की दीवारें खून जैसे लाल धब्बों से भरी थीं। बीचों बीच लोहे की एक टूटी हुई कुर्सी थी, जिस पर जंजीरें लटकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहां किसी को बांधा गया हो। हे भगवान! नेहा के मुंह से निकल पड़ा। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आयुषी ने हिम्मत करके उसे उठाया। कवर पर धूल जमी थी और उस पर लिखा था, विक्टोरिया। आरव ने पन्ने पलटे। डायरी अंग्रेजी में लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली में कैद हूं। उन्होंने मुझसे सब छीन लिया। मेरी चीखें कोई नहीं सुनता। मुझे यहां सड़ा गला छोड़ दिया गया है। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो सावधान रहे, यह हवेली शापित है। आयुषी ने पढ़ते पढ़ते कांपती आवाज में कहा, इसका मतलब यहां किसी विक्टोरिया नाम की लड़की को कैद किया गया था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों में हिलने लगी। सबने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन वो अंदर से बंद हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? हमने इसे तो बस धक्का देकर खोला था, कबीर चिल्लाया। तभी लोहे की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। जंजीरें खड़खड़ाने लगीं और हवा में फिर वही चीख गूंज उठी, इस बार और ज्यादा पास से।
चारों दोस्तों ने डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। कमरे की दीवार पर अचानक खून जैसा लाल तरल फैलने लगा और उसमें धीरे धीरे उभरने लगा। लीव या मर जाओ। नेहा बुरी तरह रोने लगी। आरव, हमें यहां से निकलना होगा, अभी के अभी। आरव ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर जोर लगाया। कुछ सेकंड की मशक्कत के बाद दरवाजा अचानक खुल गया। सब बाहर भागे और सांसें फूलती हुई हवेली के हॉल में पहुंचे। लेकिन हॉल अब वैसा नहीं था जैसा पहले देखा था। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स से खून बह रहा था, फर्श पर गहरे पंजों के निशान थे और सीढ़ियों पर खड़ी थी सफेद कपड़ों में एक लड़की। उसकी आंखें काली गहराई जैसी थीं और चेहरा पीला जैसे मौत की छाया। सीढ़ियों पर खड़ी उस लड़की को देखकर चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि हवेली के अंदर हवा का जरा भी झोंका नहीं था। नेहा ने कांपते हुए धीरे से कहा, वो विक्टोरिया है क्या? लड़की बिना पलक झपकाए उन पर घूर रही थी। अचानक उसके होंठ हिले और एक ठंडी फुसफुसाती आवाज निकली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कबीर, जो हमेशा मजाक करता था, अब बुरी तरह पसीने में भीग चुका था। वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, हमें जाने दो, हम सिर्फ रिसर्च के लिए आए थे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके पैरों की आहट नहीं हो रही थी, मानो वह जमीन पर चल नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। चारों ने घबराकर पीछे हटना शुरू किया। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पर जंग लगी भारी चेन लटक गई। आयुषी ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, हमें बाहर निकालो, कोई है क्या? लेकिन दरवाजा मानो पत्थर बन चुका था। पीछे से उस लड़की की हंसी गूंज उठी, ठंडी, भयावह और कानों को चीरती हुई। वह अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें बहने लगीं। तुम सब भी वही भुगतो जो मैंने भुगता है, उसने कहा। इतना सुनते ही हवा का एक तेज झोंका चला और सबकी टॉर्चें बुझ गईं। अंधेरे में चारों के कानों में सिर्फ चेन खड़कने की आवाज और किसी के रोने की चीख सुनाई दे रही थी। आरव ने जल्दी से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। रोशनी के छोटे से गोले में उन्होंने देखा कि कमरे का रूप बदल चुका था। अब वहां चारों ओर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे और सबसे डरावना, हर दीवार पर उनका ही चेहरा उभर आया था, जैसे हवेली उन्हें निगल रही हो। नेहा चिल्लाई, हम यहां मर जाएंगे, ये हमें नहीं छोड़ेगी। आरव ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, जरूर इस हवेली के पीछे कोई रहस्य है, हमें वो पता करना होगा, तभी हम यहां से निकल पाएंगे। कबीर ने गुस्से और डर में कहा, तुम पागल हो गए हो, रहस्य ढूंढते ढूंढते हम मर गए तो? तभी लड़की की चीख से पूरा हॉल गूंज उठा। दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल और ईंटें गिरने लगीं। चारों जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। इस बार वे एक पुराने स्टोर रूम में आ गिरे। वहां टूटी फूटी अलमारियां, लकड़ी के बक्से और धूल से भरे खिलौने पड़े थे। अलमारी के बीच से एक पुराना फोटो फ्रेम गिरा। उसमें हवेली का मालिक और एक लड़की की तस्वीर थी। लड़की बिल्कुल उसी सफेद कपड़ों वाली भूतनी जैसी दिख रही थी। आयुषी ने धीरे से कहा, ये वही है, विक्टोरिया। और तस्वीर के पीछे लिखा था, मौत से भी गहरी कैद। स्टोर रूम की ठंडी हवा में चारों के हाथ पांव सुन्न पड़ रहे थे। फोटो फ्रेम हाथ में लिए आयुषी ने कहा, इस हवेली में कुछ भयानक हुआ था और वो राज हमें यहां कैद किए हुए है। आरव ने फोटो ध्यान से देखा। तस्वीर में विक्टोरिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पीछे खड़ा व्यक्ति हवेली का मालिक प्रतीत हो रहा था, एक अंग्रेज अधिकारी। नेहा कांपते हुए बोली, कहीं उसने ही विक्टोरिया को कैद करके मारा तो नहीं? तभी अचानक कमरे के कोने में रखे लकड़ी के बक्से का ढक्कन अपने आप खुल गया। उसमें से एक पुरानी डायरी और कुछ पीले पड़े दस्तावेज बाहर गिर पड़े। आरव ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। विक्टोरिया इस हवेली में मेरी बीवी बनकर आई थी, परंतु उसने मेरे आदेश मानने से इनकार किया। उसकी नजरों में एक स्थानीय नौजवान था। गुस्से में मैंने उसे हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। मैंने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। कबीर ने हैरानी से कहा,
तो ये हवेली उसके जुल्म की गवाह है। विक्टोरिया की आत्मा बदला चाहती है। नेहा सिसकते हुए बोली, लेकिन अब वो हमें क्यों सता रही है? हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। कमरे की दीवार अचानक फट गई और उसमें से वही लड़की विक्टोरिया निकल कर आई। उसके चेहरे पर पीड़ा और गुस्सा दोनों थे। तुम इंसान सब एक जैसे हो। मुझे धोखा दिया, मुझे कैद किया। अब हर कोई जो यहां आएगा मेरी कैद में रहेगा। उसकी आवाज हवेली की हर दीवार से टकराकर गूंजने लगी। आयुषी ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हमें सच बताओ, हम बाहर की दुनिया को बताएंगे। विक्टोरिया की आंखों में पल भर के लिए आंसू चमक उठे, पर अगले ही क्षण उसका चेहरा और भयानक हो गया। इंसाफ? मुझे इंसाफ कब मिला था? मुझे मौत भी आजादी न दे पाई। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। लकड़ी के बक्से हवा में उड़ने लगे, कांच की खिड़कियां टूटकर बिखरने लगीं। चारों दोस्त डर के मारे फर्श पर गिर पड़े। तभी आरव ने देखा कि दस्तावेजों में एक नक्शा बना हुआ है, हवेली के तहखाने का नक्शा। उस पर लाल स्याही से क्रॉस बना था। यही है, आरव चिल्लाया। विक्टोरिया को यहीं कैद किया गया था। अगर हमें तहखाने तक पहुंचकर सच सामने लाना है तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन विक्टोरिया गरज उठी, नहीं, कोई मेरी कैद नहीं तोड़ेगा। उसने अपने हाथ फैलाए और चारों को दीवार की तरफ धकेल दिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जकड़ रही हो। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान, हमें बचा लो। और तभी हवेली की छत से एक लोहे का झूमर टूटकर जमीन पर आ गिरा। जमीन में दरारें पड़ गईं और नीचे अंधेरे में एक गहरी सुरंग दिखाई दी। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, यही रास्ता है तहखाने का, हमें कूदना होगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर के बावजूद उनके पास और कोई चारा नहीं था और अगले ही पल वे अंधेरे सुरंग में कूद गए। सुरंग से फिसलते हुए चारों दोस्त तहखाने में आ गिरे। अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी सांसें भी भारी लग रही थीं। हवा में सड़ांध और नमी की गंध घुली थी। दीवारें काई और खून जैसे दागों से भरी थीं। आरव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की। झिलमिलाती रोशनी में उन्होंने देखा कि तहखाने में लोहे की सलाखों से बने कई पिंजरे पड़े थे। उनमें से कुछ टूटे हुए थे, लेकिन उनमें अब भी जंजीरें जकड़ी थीं। नेहा कांपते हुए बोली, हे भगवान, यहां तो जैसे इंसानों को जानवरों की तरह कैद किया गया हो। आयुषी धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ी। वहां पर खुरच खुरच कर लिखे गए शब्द दिखाई दिए। हेल्प मी, सेव मी। कबीर ने कांपते हुए कहा, यह सब विक्टोरिया ने लिखा होगा। तभी अचानक तहखाने में एक ठंडी हवा चली और सबकी टॉर्च एक साथ बुझ गई। गुप्त अंधेरे में कदमों की आहट गूंजने लगी। कौन है वहां? आरव ने कांपती आवाज में कहा। एक धीमी सिसकती आवाज आई, मुझे आजाद करो। चारों ने चौंक कर इधर उधर देखा। अंधेरे में सिर्फ एक कोना हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। वे सावधानी से उस ओर बढ़े। वहां जमीन पर जंग लगी जंजीरों से बंधी एक कंकाल जैसी हड्डियों की ढेरी पड़ी थी। उसके पास विक्टोरिया का एक लॉकेट रखा था। आयुषी ने कांपते हुए लॉकेट उठाया। उसमें एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। ये बच्चा कौन है? उसने धीरे से पूछा। और तभी तहखाने की दीवार से विक्टोरिया की परछाई उभर आई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरा और भी विकृत हो गया था। वो मेरा बच्चा था। मैंने उसे कभी जन्म नहीं दिया। उन्होंने मुझे मार डाला उससे पहले। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। चारों की रूह कांप गई। आरव ने हिम्मत करके कहा, विक्टोरिया, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन विक्टोरिया चीख उठी, मुक्ति? मुझे इंसाफ कब मिला था? अगर मैं नहीं जी सकी तो कोई और भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। लोहे की जंजीरें हवा में लहराने लगीं और पिंजरे खुद ब खुद हिलने लगे। एक एक करके पिंजरों के दरवाजे खुल गए और उनमें से धुंध जैसी काली आकृतियां निकलने लगीं। वे आत्माएं चीख रही थीं, मानो कभी यहां कैद रही हों। उनके विकृत चेहरे चारों दोस्तों को घूर रहे थे। नेहा चीख पड़ी, हमें यहां से निकलना होगा, वरना ये सब हमें मार डालेंगी। कबीर ने चारों को खींचते हुए कहा, उधर देखो, शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। तहखाने के दूसरे छोर पर एक टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। चारों जान बचाने के लिए उसकी ओर भागे।
पीछे से विक्टोरिया और काली आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, अचानक जमीन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और दरवाजा बंद हो गया। विक्टोरिया उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आग थी और उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम सब हमेशा के लिए मेरी कैद में हो। विक्टोरिया की परछाई चारों दोस्तों के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और चारों ओर से आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। हवेली अब जिंदा लग रही थी, दीवारें धड़क रही थीं, छत से खून टपक रहा था और फर्श कांप रहा था। नेहा घुटनों के बल गिर पड़ी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्टोरिया की ठंडी हंसी गूंजी। तुम इंसानों में और उनमें कोई फर्क नहीं। सबने मुझे धोखा दिया, अब तुम भी मेरी कैद में सड़ोगे। आरव ने जोर से कहा, नहीं विक्टोरिया, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। देखो, हमें तुम्हारी डायरी, तुम्हारे दस्तावेज मिले हैं। हम दुनिया को सच्चाई बताएंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब जानेंगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। कुछ पल के लिए विक्टोरिया का चेहरा नरम पड़ा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से डरावना हो गया। शांति? मुझे कब शांति मिली थी? वह चीखते हुए हवा में तैर गई। चारों की टॉर्च अचानक अपने आप जल उठी और उनकी रोशनी सीधा विक्टोरिया पर पड़ी। वह चीखने लगी जैसे रोशनी उसे जला रही हो। आयुषी को अचानक लॉकेट याद आया। उसने जेब से विक्टोरिया का लॉकेट निकाला और ऊंची आवाज में बोली, विक्टोरिया, ये तुम्हारे बच्चे की निशानी है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी आत्मा हमेशा कैद में रहे और तुम्हारा बच्चा कभी शांति न पाए? विक्टोरिया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आत्माएं भी चीखना बंद कर धीरे धीरे शांत होने लगीं। मेरा बच्चा, उसने टूटती आवाज में कहा। लॉकेट से अचानक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी जो पूरे तहखाने को भर गई। विक्टोरिया की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में घुलने लगी। उसका चेहरा पहली बार शांत दिखाई दिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, और अगले ही पल वह गायब हो गई। हवेली में फैली सारी काली आत्माएं भी रोशनी में विलीन हो गईं। चारों दोस्त थके हुए, हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही सेकंड में तहखाने का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, चलो, इससे पहले कि फिर कुछ हो। वे चारों किसी तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर का आकाश साफ था। सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। हवेली अब शांत खड़ी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कार तक पहुंचकर सबने एक दूसरे को देखा। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। आरव ने धीरे से कहा, हमने विक्टोरिया को आजाद किया, लेकिन इस हवेली की दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। नेहा ने कांपते हुए कहा, कसम खाओ, हम कभी यहां वापस नहीं आएंगे। चारों ने हामी भरी। कार स्टार्ट हुई और वे हवेली को पीछे छोड़ते हुए निकल पड़े। पीछे हवेली की टूटी खिड़की से हल्की सी रोशनी चमकी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे विक्टोरिया मुस्कुरा रही हो, आजाद होकर।